व्हाट इज रेकी? रे और की। ठीक है, रे मीन्स यूनिवर्स, की मीन्स एनर्जी। ठीक है। तो यूनिवर्सल एनर्जी रेकी से बिलीफ सिस्टम पे ऐसी काम करती है या एक्चुअली एनर्जीज पे काम करती है? एक्चुअल एनर्जी है, अच्छा, क्योंकि एनर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट। एंड मैम, रेकी का मिथ अगर मैं आपसे पूछूं रेकी को क्यों अभी हम लोग यकीन नहीं करते, तो क्या आप बताओगे आंसर? देखो, हमारा जो देश है वो आपको भी पता है, अभी तक भी तंत्र मंत्र, जादू टोना और उपाय टोटका वगैरह पे ज्यादा भरोसा करता है। और सोशल मीडिया पे आजकल लोग कह रहे हैं कि सलमान खान की डेथ हो जाएगी 57.6 इयर्स में। सिर्फ लाइक्स के लिए और अपनी रील को वायरल करने के लिए आप सेलिब्रिटीज के जीवन के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बोलकर कि हाँ चलो हमारी रील्स चल जाएंगी, लोग हमें जानेंगे। रेकी से हम कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? रेकी से तो आप कैंसर तक हील कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रेकी की ग्रैंड मास्टर सुधा जी की। सर, मैम कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, नमस्कार। मैं बहुत अच्छी, बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक। मैम कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर? हाँ ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैं ये कह सकती हूँ। और स्टूडियो की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी, तो आकर भी यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा मैम, थोड़ा सा मैं स्टार्ट करने से पहले 1-1.5 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आप, जैसे मेरे को पता भी है आपके बारे में, 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रेकी हीलिंग में, प्लस हज़ारों से ज़्यादा मतलब क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हो, कई लोगों की जान बचाई है आपने। क्योंकि इस पॉडकास्ट में जब तक एंड तक हम आएंगे तो हम डैम श्योर आप सबकी मतलब एक थॉट माइंड प्रोसेस जो रेकी हीलिंग को लेके वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो मतलब मिनिमम 20 से 25 मिनट तो इस पॉडकास्ट को मिनिमम सुनना, क्योंकि उसके बाद आप छोड़ नहीं पाओगे, ये पक्की बात है। तो मैम मैं चाहूँगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। तो मैं सुधा, रेकी ग्रैंड मास्टर। इस फील्ड में मुझे 16 साल हो गए। तो रेकी में मेरा आना एक कह सकते हैं बहुत बड़ा को इंसिडेंस ये रहा कि मुझे खुद ज़रूरत पड़ी हीलिंग की और मैं इस विद्या से जुड़ी। लेकिन हाँ, जब एक बार जुड़ गई तो मुझे पता लगा कि यही वो रास्ता है जिसके लिए परमात्मा ने शायद मुझे यहाँ भेजा है। हर इंसान के जन्म के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। कोई उस पर्पस को बहुत जल्दी पहचान लेता है, कोई रास्ता अपना जल्दी पहचान लेता है, कभी कभी इस चीज में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन हाँ, जब रेकी को मैंने जाना और इस विद्या को देखा मैंने कि किस तरह से ये हमको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर एस्पेक्ट में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हीलिंग आपको दे रही है, तो मुझे ये लगा कि ये मेरे तक सीमित ना रहे, मैं इस विद्या को सारी दुनिया में फैलाऊं। और हाँ, जैसा सोचा था, आज 16 साल हो गए मुझे। सारी दुनिया में आप कह सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स हैं और हीलिंग्स भी मैं इतनी कर चुकी हूँ कि हाँ, ये कह सकते हैं कि एक ग्लोबल हीलर के नाम से मैं जानी जाती हूँ। मैम लेकिन रेकी में आना बाय चॉइस आए थे या बाय चांस आ गए थे गलती से? जैसा मैंने बताया कि एक को इंसिडेंस ही था कि मैं ही काफी बीमार थी उस समय में। तो जो मुझे थेरेपी देने के लिए एक लड़का आता था, उसने मुझे इस चीज से इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, तो आपको मतलब पसंद आया या फिर आप ठीक हुए तब आपको लगा कि ये बहुत स्ट्रांग है? नहीं, सबसे पहले मैंने जब इसके बारे में जाना तो मुझे लगा कि मुझे ये खुद सीखना चाहिए। अच्छा, तो एक ही बार मैंने हीलिंग ली। वो एक हीलिंग का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि मुझे लगा कि नहीं, ये चीज मैंने खुद सीखनी है। फिर मैंने इसको खुद सीखा और खुद को ठीक किया। उसके बाद फिर दूसरों को हील करना शुरू किया। और मैम आपको अभी तक 16 साल हो गए आपको रेकी हीलिंग में जी। कि, तो मैं बोलूँ, ये पूछूं आपसे, आर यू हैप्पी विद दिस प्रोफेशन? मोर देन हैप्पी। बिकॉज आपके काम में मेरे को लगता है कि आपके चेहरे पे जो स्माइल है, सेटिस्फैक्शन बहुत है। बिल्कुल, लोगों की हेल्प कर रहे हो आप जिस लेवल पे। बिल्कुल। देखो, सिखाना एक अपनी जगह है। आप कोई भी चीज है, हर कोई कोई ना कोई चीज सिखा ही रहा है। एज ए टीचर आप हर फील्ड में जाएंगे, आपको टीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन रेकी एक ऐसी विद्या है, जब आप इस चीज को खुद से दूसरों को देते हो और जब
उनके लाइफ बदल रही है, उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, और आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आप भी तो वजह बन रहे हो दूसरों का जीवन बदलने सही की। बात है। तो जब लोग रेकी सीखते हैं, जब आते हैं बहुत परेशान आते हैं, कई तकलीफों के साथ आते हैं, कई दिक्कतों के साथ आते हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस लोगों में होती है, लेकिन जब रेकी वो खुद सीख कर खुद को हील करते हैं, तो वो जो उनके लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, तो जो ये आप मेरी चेहरे पे एक मुस्कुराहट देख रहे हैं, जो एक हंसी देख रहे हैं, ये सब उसी का कारण है। देखो क्या होता है ना, एक हमारे देश को क्या दुनिया में एक पैटर्न चला आ रहा था कि कोई भी विद्या है वो हर किसी के लिए नहीं होती थी। गुरु किसी ना किसी पर्टिकुलर शिष्य को चुनता था, फिर उसको वो विद्या देता था, और उसका मन होता था तो नहीं भी देता था। लेकिन रेकी एक ऐसी विद्या है जो सबके लिए है। यहाँ पे गुरु शिष्य जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं आके पीछे रह जाती है। ये एक ऐसी विद्या है जो सबके लिए है। इसमें ना ही आपका कोई धर्म का लेना देना है, ना ही आपके किसी जेंडर का लेना देना है। 7 साल से ऊपर इसको कोई भी सीख सकता है। तो ये एक ऐसी विद्या है जिसके लिए आपकी जो डिपेंडेंसी है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। आजकल आप देखोगे लोग गुरुओं के पीछे पागल रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो कल्याण है ये ही एक इंसान करेगा। रेकी आपकी वो डिपेंडेंसी खत्म कर दी है। वो ये रेकी आपको ये बताती है एवरी मैन कैन बी अ सुपरमैन। आपको किसी सुपरमैन का इंतजार नहीं करना, आप खुद सुपरमैन बन सकते हो। करेक्ट करेक्ट। मैम अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं, हमने रेकी के महत्व तो जाने, लेकिन व्हाट इज रेकी, मतलब रेकी अगर मैं सिंपल शब्दों में, जिसको बिल्कुल नहीं पता क्या होता है, वो क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, मैं बताती हूँ। रेकी जो है जैपनीज नेम है, ये अच्छा। 2 जैपनीज वर्ड्स को मिलाकर बना है, ठीक है। रे और की। ठीक है। रे मीन्स यूनिवर्स, की मीन्स एनर्जी। ठीक है। तो यूनिवर्सल एनर्जी जापान में रीइन्वेंट हुई थी तो नाम जैपनीज है। अगर इसका इन्वेंशन रीइन्वेंशन इंडिया में हुआ होता तो कहीं ना कहीं इसको आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा या फिर कोई दैविक ऊर्जा इस तरीके का हिंदी नाम से जानते। लेकिन क्योंकि ये जैपनीज है, एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये रेकी हिंदी वाली रेकी नहीं है जो चोर चोरी करने से पहले करते हैं। जो बहुत लोग ये मतलब हर रेकी चैनल को ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो रेकी है ये जापानीज वर्ड है, ये हिंदी वाला रेकी नहीं है। तो लोग इससे कंफ्यूज ना करें कि भाई रेकी तो हम चोरी करने से पहले करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये जापानीज नेम है रेकी। ठीक है। तो क्या होता है मैम रेकी, थोड़ा सा आइडिया दीजिए मेरे को। रेकी जो है जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड को चला रही है, आपको भी पता है हम सब एक एनर्जी के थ्रू ही चल रहे हैं। एनर्जी, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, ये एक एनर्जी के थ्रू चल रहा है। तो जो एनर्जी इस ब्रह्मांड को चला रही है हमारे बाहर है, वही एनर्जी हमारे भीतर भी है। अच्छा। तो ये इनबिल्ट एनर्जी है जो इंसान जन्म के साथ लेकर आया है। लेकिन इस एनर्जी को यूज कैसे करना है, इस एनर्जी को अपना जीवन बदलने के लिए आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ये रेकी हमें सिखाती है। लेकिन मैम क्या रेकी से बिलीफ सिस्टम पे ऐसी काम करती है, एक्चुअली एनर्जीज पे काम करती है? एक्चुअल एनर्जी है, अच्छा। क्योंकि एनर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं है। हाँ। सन आपको एनर्जी दे रहा है जिससे हमारी तो दुनिया चल रही है। और कितनी दुनिया है और कितने यूनिवर्स हैं उस जगह हम नहीं जाते हैं। करेक्ट। जैसे हम हैं, हम एक एनर्जी के थ्रू ही चल रहे हैं। 2 दिन तक अगर धूप नहीं निकलेगी तो जीवन वहीं पे एक समझ लो कि पूर्ण विराम वहां लग जाएगा। तो बिलीव इसका दूसरा पार्ट है। रेकी दोनों के ऊपर है। अच्छा। एनर्जी तो अपना काम कर रही है, लेकिन उसके लिए आपका बिलीव होना बहुत जरूरी है। नॉन बिलीवर्स के लिए रेकी कभी भी उतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना बिलीवर्स के लिए। तो रेकी करने के लिए आपको बिलीव भी करना है और एनर्जी तो अपना काम कर रही है। हाँ मैम रेकी में ना आजकल बहुत लोग ना मिथ समझते हैं, मतलब गलतफहमी बहुत है लोगों के अंदर रेकी को लेकर कि हाँ ठीक है ये तो ऐसी बिलीफ सिस्टम है या तो ये ऐसे ही काम करता है, क्योंकि मतलब अभी अवेयरनेस नहीं आई थिंक सो लोगों को। हाँ बिल्कुल। तो जिस क्या टाइम कहोगे आप? मैंने रेकी शुरू किया था उस टाइम तो बहुत ही मुश्किल होगा मैम। बहुत मुश्किल था।
लोगों को बता पाना, लोगों को समझा पाना, कम से कम आज इतनी अवेयरनेस तो लोगों में है कि कम से कम एक एनर्जी पैटर्न तो पहले ये पता है कि रेकी हीलिंग क्या होती है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से थोड़ा ऊपर से पता कि हाँ किसी तरह की लेकिन उस टाइम हीलिंग तो है, पता भी नहीं था। कि लोगों को रेकी के साथ हीलिंग वर्ड हाँ, आज जुड़ गया है। हाँ, और उस टाइम तो रेकी हीलिंग पता भी नहीं था क्या होता है लोगों को। कुछ भी नहीं पता था। आज से 16 साल पहले बहुत कम लोग थे जो इस चीज से जुड़े थे, और जो लोग इसको जानते थे बस वहीं तक ये सीमित भी थी। तो मैं ये मानती हूँ कि मैंने इस चीज पे बहुत काम किया है, घर घर तक रेकी को पहुंचाने में, लोगों को अवेयर करने में मैंने 16 साल से बहुत काम किया है, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि सारी दुनिया में लोग रेकी को जाने और इसके बेनिफिट्स। देखिए ऐसा कभी होता तो होगा, जैसे आप बोलते हो कि रेकी हीलिंग से ये चीज सही हो सकती है, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो किसी क्लाइंट को आपने बोला रेकी हीलिंग से ये सही हो सकती है, हाँ। तो वो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं नहीं मैम ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है रेकी हीलिंग से, ऐसा होता है? जब तक लोग अनुभव नहीं करते हाँ, रेकी का, मानता तो कोई भी नहीं है। ये बात तो सही है। तो मैं हमेशा अपने जितने क्लाइंट्स हैं या जितने स्टूडेंट्स आते हैं जो कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और जब मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक हो जाएगा, तो उस वक्त उनको भरोसा नहीं होता है, जब तक कि उनको उस रेकी का अनुभव खुद से ना हो। जब हीलिंग के 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, तो कहीं ना कहीं उनको बिलीव भी आता है और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि नहीं, ये एक एनर्जी है जो वाकई काम करती है। करेक्ट। एंड मैम रेकी का मिथ अगर मैं आपसे पूछूं रेकी को क्यों अभी हम लोग यकीन नहीं करते, तो क्या आप बताओगे आंसर? देखो, हमारा जो देश है वो आपको भी पता है, अभी तक भी तंत्र मंत्र, जादू टोना और उपाय और उसको हम क्या कहते हैं, टोटका वगैरह पे ज्यादा भरोसा करता है। जो चीजें प्रत्यक्ष हैं, आपने लौंग जलाई और ये हो गया, आपने सही है ये? नहीं, कहीं ना कहीं देखो, मैं इन सब चीजों में भरोसा नहीं करती हूँ। मैं एनर्जी को बिलीव करती हूँ, और उस एनर्जी के काम मैंने होते हुए देखे हैं। तो हाँ, ये तंत्र मंत्र जादू टोने में मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ, आज भी हमारे देश के लोग इन्हीं चीजों को मानते हैं कि हाँ, किसी ने कुछ दे दिया या हमने उस चीज को कहीं दबा दिया, हमने किसी चीज को खोद दिया, हमने ये चीज खा ली, किसी पे से उतार दी। तो इन सब चीजों का जो लोगों के दिमाग पे ये चीज छाई हुई है, उससे निकलकर और एक अनदेखी एनर्जी पर, भगवान पे लोग भरोसा करते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा, कहते हैं ना, ईश्वर पे भरोसा करने वाला हमारा देश माना जाता है कि ईश्वर नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, उसकी शक्ति और उसकी एनर्जी पर भरोसा करने वाले अभी भी लोग कम हैं। अभी भी उनको कोई ना कोई, आपको कोई साधु चाहिए, कोई संत चाहिए, कोई ऐसा मतलब यूनिफॉर्म्ड तांत्रिक आपको जिसके माथा उसका अलग हो, जिसके कपड़े कुछ अलग हो। अगर यमराज पैंट शर्ट में आ गए तो फिर नहीं होगा। यमराज पैंट शर्ट में आ गए तो लोग जाने से इनकार कर देंगे उनके साथ। तो ये मतलब कहते हैं ना कि दिखावा जो है, आपका पोशाक ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई मुझे बोलेगा कि यार ये 16 साल से एनर्जी से जुड़ी है, तो शायद मुझे देख के कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि नहीं लगा तो 16 साल इतना एक्सपीरियंस तो क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पहनी नहीं है, मैंने काफी कुछ चीजें लगा नहीं रखा है। तो हाँ, ये चीज नहीं है, एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी भी अपना काम आपको बिना देखे करा रही है। तो हाँ, जो आपका अपीयरेंस है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, देख के किसी को कुछ पता न चले कि आप कर क्या रहे। सही बात है। और जिसमें प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो, जितने क्लाइंट्स आपके साथ हैं वो खुश हैं, और बहुत सारी जिंदगियां चेंज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं दूसरों को बताने से ज्यादा। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं मैम कि कोई ऐसा हीलिंग का केस जो आपने देखा हो जिसको आप आज तक 16 सालों में भी नहीं भूल पाई? हाँ, एक बार की बात है, उस टाइम मैं अपना प्ले स्कूल चलाती थी, मेरा खुद का स्कूल था, बच्चे वहां आते थे। तो उस वक्त घर में वाइट वॉश का काम हो रहा था। ठीक है। और बाहर जो है, घर के बाहर जो है, हाई टेंशन की तार घर के बाहर से जा रही थी। तो वो लड़का भी 19-20 साल का लड़का होगा, बहुत ज्यादा बड़ा लड़का नहीं था। वो बाहर झूले, जो व्हाइट वॉश करते हैं ना, झूले पे बैठ के और आप व्हाइट वॉश कर रहे हैं,
वो इतना मतलब हम कह सकते हैं बेवकूफी उसने क्या की, हाई टेंशन की तार को उसने ऐसे देखा कि ये करंट की तार है, मैं छू के देखता हूँ कि करंट है कि नहीं है। ये बहुत बड़ी उसने बेवकूफी की। मैं अपने स्कूल में थी और उसने जैसे ही उसको टच किया, वो हाई टेंशन, उसमें 440 वोल्ट का करंट होता है, उसको वो एकदम करंट लगा और वो नीचे गिरा। ज्यादा हाइट थी? एक फ्लोर की हाइट तो बाप थी। रे बाप। हाँ, एक फ्लोर की हाइट थी। तो जैसे ही वो नीचे गिरा और मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, और वो बेसुध था। तो और इतना मतलब हाई वोल्ट का करंट उसको लगा था, कॉन्शियस था वो? तो कॉन्शियस नहीं था, बेहोश था। तो रेकी मैं जानती थी। मैंने जस्ट मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने रेकी को कॉल किया और उसके बिल्कुल सीने पे हाथ रखा, हार्ट चक्र पे, और मैंने अपनी चैंटिंग शुरू कर दी, मे रेकी फ्लो एंड हील। उस वक्त मुझे और कोई अफर्मेशन भी याद नहीं आई, लेकिन बस हाँ, एक परमात्मा से मैंने दुआ करी कि पता नहीं किसी का बच्चा है, जवान बच्चा है, बस ये किसी तरह से ठीक हो जाए। और आप यकीन नहीं मानोगे, 2 मिनट के अंदर उसने आंखें 2 मिनट? 2 मिनट में उसने आंखें खोली और एकदम उसको होश आया। तो जैसे ही उसको होश आया, मैंने मतलब वो एक ऐसा चमत्कार था रेकी का। और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था उस टाइम मुझे रेकी शुरू किए शायद 2-1 साल ही हुए थे। लेकिन उसे मैं अपने जीवन में एक रेकी का चमत्कार मानती हूँ। वैसे मैं चमत्कार पे नहीं कभी बोलती कि हाँ रेकी कोई चमत्कार, लेकिन हाँ, जब रेकी अपना स्वरूप दिखाती है तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं। रियल इंसिडेंट में आपके सामने जो हुआ है, ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल। और मैजिक से कम नहीं है। कैसे इमरजेंसी हीलिंग काम करती तो है। आपको सोचो उस टाइम पे भी वो याद आया कि हाँ रेकी, क्योंकि आदमी मतलब अनकॉन्शियस रहता नहीं। हाँ, बिल्कुल, आपके सामने अगर कोई एकदम ऊपर से गिर के अनकॉन्शियस हो गया, तो वो मेरे जीवन का एक बहुत समझ लो डरावना भी आप उसको कह सकते हो, और एक बहुत बड़ा चमत्कार भी आप उसको कह सकते लेकिन अगर मैं अच्छा तो 2 मिनट में कभी कभी मतलब इफेक्ट करने लग जाती है हो। चीजें। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रेकी हीलिंग का अगर इफेक्ट हमें देखना है, फील करना है, तो हम मिनिमम यूजुअली कितना टाइम हमें लगता है सही करने में? देखो रेकी जो है, आप होम्योपैथी मेडिसिन जानते हैं। हाँ। जब आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो सबसे पहले वो जो है उस डिजीज को थोड़ा सा एग्रीवेट करती है, थोड़ा ऊपर आती है बीमारी, ठीक है। और फिर वो उसके रूट कॉज पे काम करके फिर उसको वो ठीक करती ठीक है। करती है। बिल्कुल इसी तरह से रेकी जो है किसी भी डिजीज के रूट कॉज पे काम करती है। ये एनएसइन की तरह काम नहीं करती, ठीक है। एलोपैथी मेडिसिन की तरह रेकी काम नहीं करती कि आपके हेडेक हुआ, आपने मेडिसिन लिया, आप 5 मिनट में आपको आराम आ गया। ये टाइम लेती है, क्योंकि कितना टाइम तक? आप ये मानो कि थोड़ा सा तो डिजीज पे डिपेंड करता है ठीक। कि इंसान को प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हाँ, रेकी को पेशेंट को फील होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इतना टाइम लगता है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि रेकी से हम कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मेजर अगर आप बताओ तो? रेकी से तो आप कैंसर तक हील कर सकते क्या हैं। बात कर रहे हैं? ग्रेड 1 ग्रेड 2 के कैंसर्स मैंने रेकी से ठीक किए हैं। अच्छा। लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं, रेकी से आप साइकिक सर्जरी कर सकते हैं। थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन जितने भी मेडिकल डॉक्टर सर्जरीज करते हैं, ये पॉसिबल कैसे है मैम? ये पॉसिबल है। इसको हम साइकिक सर्जरी कहते हैं। तो आप लोगों को भी ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, जैसे डॉक्टर्स लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, हम सेम रेकी में लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। और लिवर के पेशेंट ठीक हुए हैं रेकी से, किडनी पेशेंट ठीक हुए हैं रेकी से। और वो ऐसा नहीं है कि आपने हाथ से छुआ और वो चीज ठीक हो गई, वो टाइम लेती है। धीरे धीरे आप एक ऐसे प्रोसेस में जाते हो, आपके ट्रीटमेंट जो हैं वो बेटर होते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मेडिसिन चल रही है, उनके इफेक्ट्स ऐसे आते हैं। तो ये एक आप कह सकते हो पैरेलल लाइफ सपोर्ट के जैसे रेकी काम करती है। तो अगर आप किसी भी बीमारी में आप अपना इलाज करा रहे हो और साथ में रेकी करा रहे हो, तो वो इलाज जो है कहीं ना कहीं 200% कारगर साबित होता है। अगर किसी को रेकी हीलर बनना है फॉर एन एग्जांपल, हाँ, तो सबसे पहले स्टेप्स उसे क्या लेने चाहिए? रेकी हीलर बनने के लिए सबसे पहला जो है
एक्सेप्टेंस आप में बहुत जरूरी है, हम्म। आपका एक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्हें थॉट्स को कैसे रोक सकते हैं मैम हम लोग? मतलब आपको सोचो कि आप इतने सालों से काम कर रहे हो, अगर मान लो किसी को रेकी हीलर बनना है, जैसे आपने सबसे पहले बोला पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब घर का एटमॉस्फेयर भी है, बाहर की चीजें भी हैं, कॉर्पोरेट की चीजें भी हैं, जॉब भी है, सब कुछ है, तो हाउ दे विल मैनेज कि वो आराम से कर सकें? उसके लिए डॉक्टर उसुई ने एक एक्सरसाइज बनाई थी। ये जो सवाल आज आपने किया है, यही सवाल 18th सेंचुरी में डॉक्टर उसुई के एक स्टूडेंट ने किया था। अच्छा। बिल्कुल सेम सवाल। तो मैं यहाँ, मेरा जवाब नहीं है, ये डॉक्टर उसुई का जवाब है। कोई भी इंसान रोज पॉजिटिव नहीं रह सकता। हाँ। क्योंकि वो घर में भी है, गृहस्थी में है, कोई जॉब में है। हर दिन तो आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई सर्कमस्टेंस आके आपके सामने ऐसा क्रिएट होता है कि आपको गुस्सा भी आता है, आप नेगेटिव भी होते हो, आप दुखी भी होते हो। तो ये सारी चीजें तो जीवन के साथ चलती रहेंगी। लेकिन एक हीलर को क्या करना है, एक डेली एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आपके 5 सिद्धांत हैं। जो आपने सुबह उठे, आपने कहा आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, केवल आज के दिन मैं पॉजिटिव रहूंगा, ठीक है। केवल आज के दिन मैं अपना हर काम ईमानदारी से करूंगा, केवल आज के दिन मैं हर जीव मात्र से प्रेम करूंगा, केवल आज के दिन मैं ईश्वर की उपस्थिति पर पूर्ण विश्वास करूंगा। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर खुद से ये चीज कहते हैं कि केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, तो हम आज के दिन की बात कर रहे हैं। कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हम ये प्रैक्टिस डेली करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता ना करना, ये पॉजिटिव रहना, ये अपने काम को बहुत ईमानदारी से करना, हर जीव मात्र से प्रेम करना, जब हम डेली अपने आप से ये चीज कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे अंदर डेवलप होती हैं। तो एक दिन में कोई हीलर नहीं बनता, एक दिन में कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, डेली एक दिन वो हो सकता है। एक दिन वो हो सकता है, अगर आप हर दिन थोड़ा सा उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते अब हैं। मैम एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल पूछूंगा आपसे, जिसको सबकी जरूरत है, मतलब सब लोग इस चीज से ना, मतलब वो करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो जैसे होता क्या है कि डेली लाइफ में हम ये 5 चीजें हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब हम मान के चलते हैं हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, या कहीं भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या घर में आ रहे हैं, मान के चलते हैं। हाँ, तो एक ऐसा मोमेंट आता है जो वो हीटिंग आर्ग्यूमेंट वो बढ़ रहा होता है, या फिर कॉर्पोरेट में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जब सामने किसी को काम नहीं दिखता, मैनेजर के स्किल्स पे भी, या कुछ भी ऐसा होता है जब आप अंदर ही अंदर ना बहुत परेशान होते हो। और उसे आजकल लोग वर्क लाइफ प्रेशर भी कहते हैं, वर्क बैलेंस कहते हैं, फिर वो एंजाइटी डिप्रेशन में तब्दील होता है। ये तीनों ही चीजों में जब वो एक मोमेंट आता है जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जहाँ पे लगता है इस पॉइंट के बाद चीजें बढ़ने वाली है, वहां पे रेकी हीलिंग के थ्रू हम क्या करें जहाँ पे हम अपने वो कुछ स्टेप्स लेने से बच जाएं, और अपने आप का जो मन है उसे शांत करके सही डिसीजन की ओर जा सकें। देखो, मन को शांत उस पॉइंट पे, हाँ, जब एक पॉइंट आता है, जब आपको बहुत ही गुस्सा आता है, आपको लगता है कि पलट के मैं सामने वाले को बहुत बुरा सा जवाब दे दूं, या मैं हाँ इसको ऐसा कुछ कह दूं कि उसको कुछ बुरा लग जाए, क्योंकि उस वक्त आपको बुरा लगा हुआ। हाँ, 2 चीजें हैं, मैं बताती हूँ। एक तो उस वक्त आप चुप रहेंगे और मन में एक काउंटडाउन शुरू करेंगे, 10 to 1। अच्छा, 1 to 10 करेंगे तो अग्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन हमको बैक काउंट करना है। ठीक है। तो ये एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज होती है अपने ब्रेन को, अपने मन को थोड़ा सा शांत करने की। तो ये हम हमेशा एक प्रैक्टिस बोलते हैं कि जब भी आप उस मोमेंट पे आ जाते हैं कि नहीं बस हो गया, तो वो आप एकदम शांत होंगे और मन में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब आप 1 तक पहुंचते हैं ना, तो उस मोमेंट से आप आगे निकल गए होते हैं। तो उतना टाइम आपको अगर खुद को दे सकते हैं, मतलब इतना तो टाइम आपको देना होगा। तो वो जो गुस्से वाला जो मोमेंट था ना, वो 10 के उधर चला गया और आप जो है 1 के पार आ गए।
तो ये एक बड़ी छोटी सी और बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है। नाइस एक्सपीरियंस। दूसरी, हाँ, दूसरी है कि वो थोड़ी सिली है, लोगों को थोड़ी फनी भी लगे, लेकिन वो बड़ी मजेदार है। तो अपने आप को शांत करना है और जो भी कुछ आप कहना चाहते हो सामने वाले को, वो मन में कह दो। करेक्ट। बिना होड़ लाए कि मैं बहुत मतलब बढ़िया इंसान हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर मतलब तुम दुनिया के सबसे बड़े इडियट हो, इंसान हो। तुम दुनिया के सबसे, मैं अभी सबसे बड़े महामूर्ख से बात कर रहा हूँ और मुझे इसके आगे इससे बात नहीं करनी है, लेकिन ये बोलना नहीं है। हाँ। तो ये बोलना नहीं है, फिर वो 1 to 10 स्टार्ट हो जाएगा। वो 1 to 10 हो जाएगा नहीं तो। ठीक तो है। ये 2 छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर आप करें तो ऐसी मूवमेंट को आप पीसफुली क्रॉस कर क्रॉस सकते कर हैं। सकते हैं। और ऐसे आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी, तो ये आपको आज से स्टार्ट करना है। ठीक है, मन में बोलना है और 10 to 1 तक काउंटिंग करनी है। नाइस मैम, थोड़ा सा मैं टैरो कार्ड की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा कनेक्टेड भी है हाँ। चीज़ों को लेकर। टैरो कार्ड मैम आजकल मतलब प्रेडिक्शन के लिए जाना जाता है बेसिकली सबसे ज़्यादा। आजकल लोग अगर फ्यूचर जानना चाहते हैं तो टैरो कार्ड की तरफ जाते हैं, और मेरे हिसाब से फ्यूचर मतलब कभी भी चेंज हो जाता है ना? तो ये फिक्स होता है टैरो कार्ड से फ्यूचर चीज़ देखी हुई, या क्या चीज़ इसमें सच है? हाँ, मैं बताती हूँ। सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि फ्यूचर जो है कभी भी चेंज हो जाता है। नहीं, फ्यूचर कभी भी बदलता नहीं है। आपका भविष्य पूर्व विदित है। चीजें जो प्री फिक्स्ड इवेंट है, यहाँ हम इसको 2 पार्ट में देख रहे हैं। ठीक है। कुछ लाइफ के प्री फिक्स्ड इवेंट हैं जो कभी नहीं बदलेंगे। आपका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन फिक्स हो गया कि आपकी मृत्यु कब होनी। ठीक है। ठीक है, आपके माता पिता फिक्स हैं, आपके द्वारा जो संतान ने इस दुनिया में आना है वो फिक्स है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिक्स हैं, कभी नहीं बदल सकती। टैरो की जरूरत हमें पड़ रही है डे टू डे लाइफ में। अच्छा, इंस्टेंट के लिए जब हमें डिसीजन लेने हैं बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए, हम किससे मिले किससे ना मिले, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है, करना सही है कि नहीं, ये काम हमारे लिए अच्छा है ये काम हमारे लिए खराब है, 2 जगह मैंने जाना है तो किस जगह जाना अच्छा रहेगा, क्या वहां जाना मेरे लिए सेफ है, आज ट्रेवल करना मेरे लिए ठीक होगा, या आज के ट्रेवल को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। मेरे पास 4 दोस्तों के ऑप्शन हैं, कौन सा दोस्त मेरे लिए कैसा है, उसके थॉट्स मेरे लिए कैसे हैं, उसके विचार मेरे लिए क्या, रिलेशनशिप के लिए भी ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। तो ये जो डे टू डे लाइफ में हमारी छोटी छोटी दुविधाएं हैं, इनको क्लियर करने के लिए टैरो हमें गाइड करता है। फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी डेस्टिनी को बदलने के लिए टैरो कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन हाँ डे टू डे लाइफ में आपकी छोटी छोटी जो दुविधाएं हैं, छोटी छोटी जो शंकाएं हैं, उनको मिटाने के लिए टैरो बहुत इजीएस्ट वे है आपका जीवन जीने के लिए, जीवन में डेली गाइडेंस के लिए। क्या टैरो कार्ड की प्रेडिक्शंस सच होती हैं? हाँ बिल्कुल, टैरो कार्ड की जो प्रिडिक्शंस हैं वो शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस आप कह सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगी, बहुत लंबे टाइम के लिए टैरो पे हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। आप ये बोलो कि 1 साल बाद क्या होने वाला है, टैरो उस चीज को बता देगा, लेकिन वो सच है, कितनी सच है, इस चीज पे आप भरोसा नहीं कर सकते। 1 साल बहुत लंबा टाइम है। कितने टाइम तक का हम करना चाहिए? मैक्सिमम 3 महीना आप टैरो पे। लेकिन जो ये लोग टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो बता देते हैं कि 2 साल बाद क्या होगा, 1.5 साल बाद। मैं वही बता रही हूँ। आप 10 साल बाद का भी कार्ड निकालोगे, कार्ड निकल आएगा, ठीक है, लेकिन वो टाइम इतना लंबा है ना, एक्यूरेसी के साथ एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। आज मैं ये पूछूं, आज आप एक जॉब में हैं, आप बोले कि 2 साल बाद मेरा ये जॉब कैसा रहेगा, कार्ड तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, कार्ड तो आएगा अच्छा या बुरा, लेकिन क्या पता वो जॉब आपकी 2 साल तक है या नहीं है। तो वो जो चीजें हैं, मतलब यहाँ पे काफी, क्योंकि यहाँ पे शायद अपने ऊपर नहीं, सारी चीजों पे डिपेंडेंसी, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंसी होती है। जब एनर्जीज कई लोगों से मिलकर चल रही है तो कई लोगों की एनर्जी को कलेक्ट करके आप बहुत लंबी प्रिडिक्शन टैरो में नहीं दे सकते। वैसे कभी टैरो कभी गलत हो सकता है आपके हिसाब से? 100% तो कुछ भी ठीक नहीं है। आप किसी भी चीज को उठा लीजिए, आज हम
किस माइंडसेट से कोई सवाल कर रहे हैं, अगले ही पल अगर वो हमारा माइंडसेट ही चेंज हो जाए तो उस प्रिडिक्शन का आप क्या कर लेंगे। करेक्ट। तो सही गलत हाँ ना, ठीक है, कभी कभी हमारी ब्लड रिपोर्ट भी तो गलत आ जाती है, आती है। तो जब साइंस अपनी जगह से चूक जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं एक विद्या है, कोई कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई साइंस है, तो चूक तो कहीं भी हो सकती अच्छा, है। एक और मिथ है मैम सबसे बड़ा कि टैरो से ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो नहीं पूछनी चाहिए कभी भी। वो कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए? टैरो आपको ये कहता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करें जिनके आंसर हाँ या ना में हम दे सकें। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं पूछूं आपसे। देखो, अगर आप मुझसे ये सवाल करें, जैसे आपने पूछा कि मेरी जॉब कब लगेगी, ये एक क्लियर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हम एक टाइमलाइन चेक करेंगे कि हाँ जॉब अगले 1 महीने में लग रही है, 2 महीने में लग रही है, या आने वाले 6 महीने तक कोई जॉब नहीं। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करते हैं कि क्या मेरी जॉब ऐसी जगह पे लगेगी जहां पर मुझे ये मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी, इतना ये, तो एनर्जी को हमने कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं करना है। टैरो से अगर आपको एग्जैक्ट रीडिंग निकलवानी है, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट होने चाहिए। बहुत क्लियर आंसर मिले, यस और नो में आंसर मिलेगा तो उतना ही आपको आसान रहेगा आंसर करने में, जितना आसान सवाल रहेगा। किसी इंसान के बारे में हम ये जान सकते हैं कि ही इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी पूरी पर्सनैलिटी जानने के लिए ऐसा नहीं है कि टैरो बताएगा नहीं, पूरी पर्सनैलिटी भी बता देगा, लेकिन वहां पर वही एक्यूरेसी का चांसेस बढ़ जाएंगे, थोड़े चांसेस जो है मतलब कम हो जाएंगे। कम हो जाते अगर मैं आपसे पूछूं कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, अगर ऑडियंस पे भी और जो टैरो कार्ड रीडर्स है उनको भी नहीं बताने चाहिए, ये कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं? देखो, एक जीवन से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है प्लीज शेयर करिए। कि एक कॉल आया था मुझे, उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि मेरे फादर की हेल्थ खराब है और उनका जीवन कैसा रहने वाला है, जबकि उनकी डेथ हो चुकी थी। ऐसे भी करते हैं लोग? ऐसे भी हुआ तो, लेकिन आप उस टाइम टैरो का ऐसा मतलब एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि वहाँ कार्ड ही डेथ का आया, लेकिन एज ए हीलर मैं वहाँ शो नहीं कर सकती थी कि डेथ का कार्ड है, क्योंकि हम क्लियरली किसी को नहीं बोल सकते, डॉक्टर भी नहीं बताता है एकदम से कि हाँ, वो भी होप रखने के लिए कहता है। कार्ड वहाँ डेथ का था और मैं उसको ये बता नहीं सकती थी। तो पर आपने उस टाइम पे मैंने बोला कि उनका ध्यान रखो, काफी उनकी हालत नाजुक है। तो उसने बैकफायर मुझ पे किया कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि उनका ध्यान रखो, वो तो है ही नहीं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने क्या, मैं तुझे क्या बताऊं कि कार्ड तो वही आया था, लेकिन हाँ मैं तुझे बोल नहीं सकती थी ये चीज। तो मैंने उसको बोला, बेटा ऐसा ये गलती नहीं करते हैं, मृत्यु से रिलेटेड आप सवाल ना करें, ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि जवाब तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो एज ए हीलर आपका जवाब देना उस टाइम पे बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। सही बात है। मैम जैसे होता क्या है ना, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल लोग कह रहे हैं कि सलमान खान की डेथ हो जाएगी 57.6 इयर्स में, ये हो जाएगा, शाहरुख खान, दोनों एक साथ में ही उनको बीमारी आएगी। ये सब टैरो कार्ड से कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि डेथ प्रिडिक्टेबल है। नहीं नहीं, डेथ देखो, दो ही चीजें हैं, एक जन्म और एक मृत्यु, जो ईश्वर के हाथ में है, और इंसान को ये कभी करना नहीं चाहिए, ये बहुत अप्राकृतिक चीजें हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे, मतलब मैं यहाँ कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं करना चाहूंगी, लेकिन सिर्फ लाइक्स के लिए और अपनी रील को वायरल करने के लिए आप सेलिब्रिटीज के जीवन के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बोलकर के हाँ चलो हमारी रील्स चल जाएंगी, लोग हमें जानेंगे, तो मरना तो सबको है। मृत्यु तो सलमान खान की भी होनी है, मृत्यु तो शाहरुख खान की भी होनी है, आपकी भी होनी है, मेरी भी होनी है, लेकिन उस मृत्यु को डिस्कस करना कहाँ तक सही है? वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आप अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें, ये मतलब बहुत आप कह सकते हैं अच्छी चीजें नहीं हैं। अगर आप सच में प्रिडिक्शन करते हैं, अगर आप हीलर हैं, तो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा नेगेटिव बयान मैं नहीं समझती
कि लोग, सही लेकिन बात। हाँ ठीक है, आपको पॉपुलैरिटी के लिए अगर ये करना है तो आप इन्हीं चीजों की वजह से जो अच्छे रेकी हीलर्स हैं, जो अच्छे टेरो कार्ड हीलर्स हैं, बिल्कुल उनका भी नाम खराब होता है। उनका भी नाम देखिए। फिर तो ये है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो आप चाहे कोई भी जॉनर देख लीजिए, प्रिडिक्शंस का या किसी भी चीज का, कोई भी चीज आने वाली होती है तो हाँ, किसी के बारे में आप खराब कह दो तो वायरल हो जाओगे। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। क्या टैरो कार्ड ये बता सकते हैं जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके अगर वो भी ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहें या सोशल मीडिया पे, क्या पॉसिबल है? नहीं नहीं, बिल्कुल कार्ड से आप कुछ भी पूछिए, जवाब तो कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ। लेकिन हाँ, जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं और एज ए प्रोफेशन इसको करना चाहते हैं, तो हाँ, अपने अंदर की कुछ देखिए बुराई तो आपको छोड़नी पड़ेगी। सही। अगर पॉजिटिव एक एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं और पॉजिटिव होने के लिए आप तैयार हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, रेकी सीखिए, टैरो सीखिए, पहले अपना जीवन बदलिए, अपने अपनों का जीवन बदलिए, फिर सारी दुनिया का जीवन बदलिए। मैम, बिफोर कमिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी पार्ट आने से पहले मैं एक अहम हिस्सा पूछना चाहूँगा आपसे, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। आप 16 साल का आपका एक्सपीरियंस है रेकी हीलिंग में, प्लस काफ़ी सारे लोगों से आप मिलते होगे, तो आई थिंक आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा उसमें। हाँ। तो आजकल होता क्या है मैम, जैसे अभी एक न्यूज़ चल रही है मैरी कॉम वाली, अगर आपने देखी होगी तो सुनील छेत्री जी के बारे में उन्होंने एक पॉडकास्ट में आके बहुत कुछ बोला है, और वो सही भी नहीं था मेरे हिसाब से। जी। और जिस तरीके से उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स लगाए हैं कि मतलब एक सक्सेस के टाइम पे कुछ भी कभी कामयाब था ही नहीं सुनील छेत्री, लड़की की कमाई खाते हैं, ये है वो है। तो एज अ रेकी हीलर आपके हिसाब से कितनी सच्चाई थी इन चीज़ों में, और कितना आप कैसे देखते हो इस पूरे कॉन्सेप्ट को? बस मेरे को पूछना आपसे ये है। देखो, मैं इस चीज को, बस जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक जगह आप फेमिनिज्म की बात करते हो, एक जगह आप लड़कों के, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बातें करते हो, एक जगह आप कहते हो कि लड़कियां कहीं भी लड़कों से कम नहीं हैं। तो अगर लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति बनी है कि किसी औरत को कमाना पड़ रहा है और आदमी को वहां खाना पड़ रहा है, वैसे तो पूरा हमारा समाज चल रहा है ना कि आदमी कमा रहा है, औरत खा रही है। हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही तंग दिली की बात हो गई, ये बहुत कम नजर है। मतलब मैं इस चीज, यही अगर कोई लड़का बोलता और अगर ये लड़के बोलने पर आ जाएं तो मेजॉरिटी तो लड़के ही आज भी कमा रहे हैं, भले ही लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। लेकिन अगर आप पहुंच ही गए हो तो उस जगह पहुंचने को आपको मेंटेन करना चाहिए। मैरी कॉम बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है हमारे देश का हाँ, बहुत नाम करा है उन्होंने। अगर उनके भी तो घर में ही बच्चों की देखभाल उनके हस्बैंड ने की, घर को संभाला, तभी तो वो बाहर जाके इतना सब कुछ कर पाई। औरत अगर बाहर निकल रही है, कहीं ना कहीं उसको आदमी की एक सपोर्ट तो चाहिए, एक बैकअप तो चाहिए। तो अगर आप एक दूसरे की अपना करियर हाँ बैकअप नहीं बन सकते, तो एक दूसरे के ऊपर आपको उंगली उठाने का भी कोई हक नहीं है। सही बात है। तो मेरा अगला सवाल मैम आपसे ये है कि आजकल की जो जिंदगी है वो काफी भागदौड़ भरी है। सुबह उठ रहे हैं हम और ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बेड छू के वापस आ रहे हैं ऑफिस पे, ऐसा पता भी नहीं चल रहा है कि हम घर पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और इस टाइम पे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, एज एन मॉडर्न तरीके से अगर मैं कहूँ तो, लाइक रील्स बनाना, फोटोज डालना, ये करना, व्यूज के चक्कर में कह लो। इंसान अगर मतलब दर्शन करने भी जा रहा है तो उसके हाथ में एक तरफ फोन है और एक तरफ वो है ना? तो आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे बैलेंस करते चले आजकल की पूरी जिंदगी से? इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, हो सकता है व्यूवर्स को बहुत अच्छे से ये समझ आए। प्लीज। आप ये सोचो कि आप एक कार में बैठे हो और कार चल रही है, ठीक है, कार चल रही है लेकिन आप बैठे हो। कार के बाहर से आप जो भी कुछ देख रहे हो वो सब रनिंग में है, तो वो आपका जीवन है, ठीक है, वो चल रहा है, चीजें बदल रही हैं, दृश्य बदल रहे हैं, आते जाते लोग बदल रहे हैं। तो वो जो बाहरी हिस्सा है वो हमारा जीवन है, वहां हमारा घर है, गृहस्थी है, हमारा वर्क प्लेस है, रोज के जो भी हमारे डेली करिकुलम्स है वो उस खिड़की के बाहर हैं।
लेकिन आप जो हो कार के अंदर बैठे हो। करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप अपना जीवन जी सकते हो, एक जीवन हमारा चल रहा है, वो रुक नहीं सकता क्योंकि आप जीवन में हो, लेकिन जो आपका मैं है, जो आपका इनर साइड है, वो गाड़ी में सिर्फ बैठा है एक शांत भाव से, उसका जीवन चल रहा है पर वो नहीं चल रहा है। तो अगर इस तरीके से आप एक बैलेंस करते हो अपने आउटर साइड और इनर साइड में, तो कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में अपने स्पिरिचुअल पार्ट को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे कि जीवन चलता रहे पर आप कहीं ना कहीं स्थिर रहें, बैलेंस रहें, पॉजिटिव रहें और अपने भीतर से जुड़े रहें। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये भी है कि जो लोग मतलब अपनी डेली रूटीन में एंजाइटी प्रेशर से लड़ रहे हैं और हर इंसान के अंदर अपनी खुद की लड़ाई चलती है, वो दिखाता नहीं है और लड़के स्पेशली नहीं दिखा पाते हैं, ना रो पाते हैं बेचारे और आजकल तो वैसे आप देख ही रहो मैम सोशल मीडिया पे कितना कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिटी की भी, रेकी हीलिंग की भी, टैरो कार्ड्स की भी, तीनों की अगर मैं बात करूँ तो आपके हिसाब से क्या एक ऐसा रास्ता है जिससे वो बेटर अपनी लाइफ में कर सकता है? देखो, सबसे पहले ना अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा। सोशल मीडिया पे जो भी कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि वो फेक लाइफ है, एग्जैक्टली। फेक स्माइल है। लोग सिर्फ अपना एक फेक अच्छा पार्ट दिखा रहे हैं, अच्छा पार्ट दिखा रहे हैं कि हाँ हम पार्टी कर रहे हैं, सब हम कुछ बढ़िया घूम रहे है, हैं, हाँ। सब कुछ बढ़िया। लेकिन इसके पीछे जो है ना, लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं हैं, लोगों के पास शेयर करने के लिए। हमारे पास मैक्सिमम कॉल्स वो आती हैं कि लोग अपनी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, उनके पास ना वो पेरेंट्स को बोल सकते हैं, फ्रेंड्स हैं नहीं। आपने कहीं किसी को कुछ कहा, वो 4 लोगों को जाके बताएगा। ये सोशल फियर बहुत बड़ा आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा है। जितने भी यंग एज हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। लड़के नहीं करते कि लोग हंसी उड़ाएंगे, 2 मिनट पे कोई ना कोई कुछ उनके बारे में ना पोस्ट कर दे। तो ये जो सोशल मीडिया का एक फियर और एक दूसरी जगह ये जो कंपटीशन बन गया है कि अरे वो तो 4 जगह घूम आया, मैं तो एक भी जगह नहीं गया, वो वेकेशन वहां मना के आया, हमने तो ये नहीं किया, उसके भी इतने फॉलोअर्स उसके हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे तो हैं ही नहीं, वो बहुत अच्छी जगह बैठ के पार्टी करते हैं और हमारे पास उतना है नहीं। तो जब तक आप इन सारी चीजों से बाहर नहीं आते हो, पूरी तरीके से बाहर आना अब इम्पॉसिबल है क्योंकि पूरी दुनिया ही वो आपकी दिखावे की बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको शो ऑफ करना ही है। तो आप सबसे पहले खुद को कमतर मानना बंद करो कि आप किसी से कम नहीं हो। कोई अगर 4 चीज कर रहा है तो आप कम से कम 2 चीज तो कर ही रहे हो। सब में सफल मुझे लगता है कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। सबकी अपनी स्पेशलिटी। आजकल बच्चों का एक माइंडसेट बन गया है कि मैंने एक कोशिश करी, मैं उसमें फेल हो गया और यही जीवन खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम आप किसी भी टाइम पे, किसी भी एज में कभी भी शुरू कर सकते हो। आपने एक चीज ट्राई की, आपकी वो मतलब सक्सेस नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि वहां जीवन खत्म हो गया है। तो और आप क्या करें क्या ना करें, इसमें आपको टैरो बहुत हेल्प कर रहा है। डेली सेल्फ हीलिंग के लिए, इनर स्ट्रेंथ के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए आप रेकी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। रेकी सेल्फ हीलिंग एक ऐसा डेली डोज है आपके लिए जिससे आपको डेली, आप समझ लीजिए जैसे हमें खाने से एनर्जी मिलती है, रोज हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हम चलते हैं, पानी पीते हैं तो हम हाइड्रेट रहते हैं। ऐसे ही जब हम रेकी सेल्फ हीलिंग डेली करते हैं तो हम काफी पॉजिटिव रहते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे पास नहीं आते। और हाँ, कहीं ना कहीं आप एक फेक लाइफ से एक आप रियल लाइफ और रियल चेक से आप रूबरू और होते पहले ही जान जाते हो आपकी मेरे को कंपटीशन में नहीं हूँ, कंपटीशन में। मैं अपने लिए जीत रहा हूँ। अपने लिए जियो, अपने लिए करो, अपनी खुशी देखो। दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीवन जीना छोड़ दो। अच्छा मैम, कौन से साइंस बताते हैं कि हमें रेकी हीलिंग की जरूरत है, मतलब स्टेप्स कौन से होते हैं वो शुरू में? देखो, अगर मेंटल स्ट्रेस है आपको,
कहीं ना कहीं बहुत आप लो फील कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग ओवर थिंकिंग जो आजकल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और अगर फिजिकल वीकनेस भी अगर आपके अंदर है कहीं ना कहीं, आजकल आप ये देखो कि रेकी में हम कहते हैं आज्ञा चक्र और ये मणिपुर चक्र, ये दो चक्र सबके हमें डिस्टर्ब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये हमारे डाइजेशन का कुछ पार्ट भी है। खा रहे हैं। कुछ भी खा रहे हैं, न टाइम से सो रहे हैं, न टाइम से उठ रहे हैं, और ना ही अच्छा खाना हम खा रहे हैं। आजकल जितनी यंगस्टर्स हैं सब जंक फूड की तरफ और इंस्टेंट फूड की तरफ आप मुड़ चुके हो। रात में आपको 3 बजे उठ के, और बड़े शहरों में तो स्विगी जोमेटो ने कर ही दिया है कि जब आप खाना मांगोगे 10 मिनट में वो आपको खाना दे रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं। एक्सेप्टेंस का था, मैं भी कभी कभी करता हूँ। हाँ, तो ये सब कर रहे हैं, सारा पूरा मतलब आप कह लो कि हमारा आजकल का जितना भी यंगस्टर्स हैं वो सब नींद और खाना सबका एक डिस्टर्ब। चीज ये भी देखिए कि आजकल की जो जनरेशन है, हाँ, मतलब वो बहुत सीरियस भी है। मतलब अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेके भी, और मतलब टेक्निकली दे आर वेरी गुड। है ना, अगर हम देखें वो कि आप लोग बैठे बैठे ही ऐसे चमत्कार कर रहे हो जो हमारी एज के और हमारे टाइम के लोगों को घर से निकल के और बहुत मशक्कतें करनी पड़ती थी, आज गैजेट्स आपके पास है। रिसोर्सेज है आज, हाँ, वही पॉसिबल। गैजेट्स आपके हाथ में है, आपकी अंगूठी तक में तो घड़ी है। ठीक है, घड़ी में आपके पूरी दुनिया है, और फोन तो आपको पूरा दुनिया ही है हाँ, तरीके से। तो ये सारी चीजों ने आप लोगों को कहीं ना कहीं जीनियस तो बना के ही रखा है, लेकिन हाँ, उसके पीछे आपकी हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और आपके रिलेशनशिप कितने कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो ये तीनों चीजें तो ताक पे आप लोगों ने रखी हुई है। वर्क लाइफ बैलेंस इज इम्पोर्टेंट हाँ, किसी भी चीज में। बिल्कुल। मैम, आखिर में थोड़े से मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस लूंगा, में खेलेंगे हम एक। तो पहला रैपिड फायर मैं आपसे लूंगा, आपके हिसाब से आपको कुछ एक चूज करना है, ठीक है? रेकी या मेडिटेशन? रेकी। ठीक है। डेस्टिनी या फ्री विल? फ्री विल। ठीक है। एनर्जी या एफर्ट्स? एफर्ट्स, एनर्जी, यहाँ दोनों मैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एनर्जी भी बहुत जरूरी है, और एफर्ट्स के बिना तो एनर्जी का भी आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। साइलेंस या प्रेयर? साइलेंस। हीलिंग या एक्सेप्टेंस? दोनों। यहाँ भी दोनों बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस के बिना हीलिंग नहीं है, और अगर आप हीलिंग से जुड़ते हैं तो एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आपके अंदर आ ही जाती है। हाँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि मतलब जो डेथ है उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहो कि क्या है वो? डेथ दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, और जिसने मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया तो वो कहीं ना कहीं जीना भी सीख जाएगा। मृत्यु तो एक दिन आनी है, लेकिन हाँ, मृत्यु को जाने और माने बगैर आप अपना जीवन भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जी सकते हैं। एक परम सत्य है मृत्यु, लेकिन हाँ, उसकी ताक पे रखकर आप अपने जीवन के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करें। जीवन हर दिन हर पल एक नई उमंग आपको देता है। जीवन जीने की जो एक प्रेरणा है वो भी आपको मृत्यु से ही मिलती है, कि एक दिन तो वहां जाना ही है। हर कदम आपका जो सफर है, हर कदम उसी दिशा में आपका बढ़ रहा है, तो उसको कभी बिसराना नहीं चाहिए। तो अगर आप मृत्यु को याद रखेंगे तो कभी भी आपके अंदर कोई घमंड नहीं आएगा, कभी भी, हाँ, आप लालच से भी बचोगे, आप द्वेष से बचोगे, तो काफी चीजों से बच जाओगे अगर आप मृत्यु को याद रखते हैं तो। करेक्ट। आखिर में मैम यही बोलूंगा, मैं हर बार मैं मैसेज लेता हूँ लोगों से कि आप कुछ मैसेज दीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे को एक आखिर में यही बताइए कि जो मैनिफेस्टेशन होता है, क्योंकि हर इंसान का अपना सपना होगा, हर इंसान की अपनी एक ज़रूरत होगी, और हर इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंचना चाहता है। बिल्कुल। तो एज अ रेकी हीलर, एज अ लाइक एक्सपीरियंस, 16 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस आपके पास जो है, अगर मैं आपसे मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट करके कुछ एक आप लास्ट में आप सम अप करके कुछ बोलना चाहें कि हम सबके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं जो हमने देखे हैं, जो हम पूरा करना चाहते हैं? देखो, जो भी सपना आपका है उसे जीना शुरू कर दो। अपने सपने को
खुली आंखों से देखना शुरू कर दो। खुद को जहां देखना चाहते हो भविष्य में वैसा होना शुरू कर दो। तो मैनिफेस्टेशन वही है कि आपकी जो इमेजिनेशन है, आपके जो थॉट्स हैं और आपकी जो डेली अफर्मेशन है, वो सारी एक ही लाइन में, एक ही तरीके से और एक ही तौर पर होनी चाहिए। मैंने जब रेकी को जाना तो मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि मैं सारी दुनिया को रेकी सिखा रही हूँ। तो मैंने वो देखना शुरू किया कि मैं बैठी हूँ और मेरे आगे पूरे बहुत सारे लोग, हजारों लोग बैठे हैं और मैं रेकी सिखा रही हूँ। तो जो मेरा जो भविष्य था, जहां मैं खुद को देखना चाहती थी, जो मेरा सपना था, वो मैंने खुली आंखों से देखना, उसको जीना शुरू कर दिया। तो आज इन 16 सालों में कहीं ना कहीं मैं दुनिया भर में रेकी सिखा चुकी हूँ, दुनिया भर के लोगों को हील कर चुकी हूँ। तो वाकई अगर आप मैनिफेस्ट किसी चीज को करना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उसको खुली आंखों से देखना शुरू कर दो। सो मत कि सोते सोते सपना सोते सोते कोई सपना पूरा नहीं होता। खुली आंखों से सपना भी देखना है और उसको साकार करने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश भी करनी। शाहरुख खान मैनिफेस्टेशन कितना बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैनिफेस्टेशन का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो शाहरुख खान। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज पूरे पॉडकास्ट में इतना समझ में आया मेरे को कि सारी चीज के आंसर्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं उनके पीछे, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, क्योंकि आपने जितने भी आंसर्स दिए मैम, मतलब पहले टैरो कार्ड रीडर्स हो आप या फिर मैं रेकी हीलर का हूँ, जो आपने बताया मेरे को कि लॉजिक्स था सबके पीछे बात में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इंसान कुछ भी बोलता है उसके पीछे लॉजिक नहीं है तो आई थिंक वो चीज वहीं रुक जाती है। और बिल्कुल दूर तक और देर तक याद रखनी है ना, तो तर्क लॉजिक चाहिए। इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के आखिर तक अगर आप आ गए हो तो आपका पूरा नज़रिया चेंज हो गया होगा रेकी हीलिंग को लेकर, टैरो कार्ड की मिथ को लेकर। और बहुत सारी हमने ऐसी भी बातें करी जो आपके काम तो आई ही होगी, चाहे वो कॉर्पोरेट को लेके कह दो, चाहे वो पेरेंट्स को लेके कह दो, चाहे वो आपके सपने को लेके कह दो। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट की एक्चुअली सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर भी अगर लगता है कि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हो मैम से पूछने, आप डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम मैम को वापस से बुलाएंगे सेकंड एपिसोड के लिए और डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को वापस से मैम से पूछेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर कमिंग थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।